नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए चैनल में। मैं अंबिका राय। मैं आज आपके सामने मौलिक अधिकार लेकर आया हूँ। पिछले क्लास में भी मैंने इसके बारे में चर्चा की थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मौलिक अधिकार जो है 12 से लेकर 35 अनुच्छेद में दिया हुआ है। इसमें जो है ये 7 मैंने लिखा है, ये पहले 7 भाग थे। अब जो प्रेजेंट है इसमें 6 भाग रह गए हैं। कौन सा हटाया गया है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हटा के अनुच्छेद जो है वो 301 ए अनुच्छेद में रख दिया गया था। रेलवे एग्जाम में एनटीपीसी में भी आया था एक क्वेश्चन यही सेम कि कौन से अनुच्छेद को हटा के कहाँ, संपत्ति के अधिकार को हटा के कहाँ पे रखा गया था। और एक ग्रुप डी में आया था कि कौन से अनुच्छेद से हटाया। तो 19 जो है 19 क से जो है वो हटा के 300 में रख दिया गया था। ठीक है, 300 ए में रख दिया गया था। और एक अनुच्छेद हटाया गया था जिसका नाम है 31, अनुच्छेद 31 और 19 क को हटा दिया गया था। ठीक है, मैंने पिछले वाले सेशन में पूरा इसके बारे में वर्णन किया है, पूरा बताया है। पिछला वाला जो आप वीडियो देखेंगे तो पूरी तरीके से इसकी डिटेलिंग मैंने की है। अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। और पूरी कहाँ से ये लिया गया है, अगर आप उसको देख लें तो ये और आपको बेहतर से समझ में आएगा कि मौलिक अधिकार क्या है, कहाँ से लिया गया है, क्या क्या इसकी मान्यताएं हैं। सारी चीज़ें मैंने बता रखी है उस वीडियो में, आप जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। बाकी हम आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो समता या समानता का अधिकार। पिछले वाले वीडियो से हमने बोला था कि आगे लेकर आएंगे, तो वही मैं लेके आया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक के बीच में दिया हुआ है। ठीक है, समता या समानता का अधिकार 14 से लेके 18 तक के बीच में दिया हुआ है। ये अब बस आपके जहन में एक नंबर सेट हो जाना चाहिए कि 14 से लेके 18 तक जो है वो समता का अधिकार है। 6 हैं, मैंने बताया अभी 6 हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। हमारे क्या अधिकार हैं ये हर किसी व्यक्ति को पता होना चाहिए। अब बताइए, हमें ये नहीं पता है कि हमारे मौलिक अधिकार क्या है, हमें बोलने की आज़ादी किस अनुच्छेद के अनुसार दी है, तो हमें नहीं लगता है कि हम कुछ कभी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे या तो कभी किसी एग्जाम को अटेंड कर पाएंगे। जब हमें ये नहीं पता कि हम बोलने का अधिकार क्या है तो क्या पता चलेगा, और मौलिक अधिकार हमारे क्या है तो हम आगे क्या सोच सकते हैं। जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहा है, यहाँ आया है तो कुछ न कुछ लेके जाएगा, और जिन्होंने ये पढ़ा हुआ है वो रिवाइज करके जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखिएगा, फिर उसके बाद डिसाइड करेगा। आइए देखते हैं अनुच्छेद जो है वो 14 में क्या दिया गया है। विधि के समक्ष समता। ठीक है, विधि के समक्ष समता मीन्स क्या है। जैसे मैंने एक शॉर्ट में लिखा है, व्यक्तियों के लिए एक समान कानून। मतलब राइट टू इक्वलिटी जिसको कहते हैं, ये मेन वर्णन जो है 14 में किया गया है। ठीक है, 14 में क्या दिया गया है कि सभी व्यक्तियों के लिए, जैसे मैं आप एक एग्जांपल दूंगा कि सभी व्यक्तियों के लिए एक समानता रहेगी कि मीन्स कोई एक आदमी अगर होटल में जा सकता है तो दूसरा आदमी भी जा सकता है। ठीक है, ये हुई एक समानता। ठीक है, दूसरी समानता ये कि अगर मैं यहाँ पे दरोगा हूँ, ठीक है, मैं मान लीजिए एक जगह का दरोगा हूँ और दूसरे जगह का दरोगा कोई और है, तो जो मुझे शक्तियां प्रदान रहेंगी वही उसको भी शक्तियां प्रदान रहेंगी। और इसी के लहजे में तीसरा एग्जाम्पल मैं आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि आपके जहन में बैठ जाए। ठीक है, तो क्या है मेरा तीसरा एग्जाम्पल, क्या है सबसे ट्विस्टेड एग्जाम्पल कि मान लीजिए आप कि कोई आदमी मान लीजिए खून कर देता है। जैसे कोई किसी भी कितना भी कोई बड़ा आदमी हो, कोई भी हो, खून कर देता है। एक चीज इसमें नोटेट करिएगा, न हो तो नोट भी कर लीजिए, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन लोगों को छोड़कर ये अपवाद में आते हैं। ठीक है, आईपीसी सेक्शन 14 अनुच्छेद जो आईपीसी कह रहा हूँ सॉरी, अनुच्छेद 14 में जो है वो आता है कि अपवाद के रूप में आता है राष्ट्रपति, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्यपाल जितने हैं सारे, उनके लिए एक अलग से कानून पारित है। लेकिन बाकी सारों के लिए एक है, इक्वेलिटी है सबके लिए। जो एक आम नागरिक है सबके लिए इक्वेलिटी है। जैसे कि मैं अगर खून करता हूँ, मान लीजिए सपोज करिए मैं मर्डर किया, मैं मर्डरर हुआ, या तो कोई एक आदमी खून करता है और कोई दूसरा आदमी खून करता है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे जो सजा मिलेगी वो दूसरे व्यक्ति को नहीं मिलेगी, एकदम सेम सजा मिलेगी। दोनों लोगों के लिए एक इक्वेलिटी रहेगी। ठीक है,
एकदम इक्वलिटी रहेगी। कुछ चीज़ें जैसे कि 14(4) में दिया हुआ है कि अगर कुछ चीज दशाओं में, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि निम्न जात वर्ग के लिए या तो लिंग के आधार पे स्त्रियों के लिए थोड़ी बहुत आरक्षण का प्रावधान है, वो सब हल्के फुल्के अपवाद के रूप में देखे जाते हैं। लेकिन इक्वलिटी मीन्स कि अगर जो आप कर सकते हैं वही दूसरा आदमी भी कर सकता है, ठीक है। इक्वलिटी का मीन्स यही जानिएगा। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई मर्डर करता है तो उसको सजा मिलेगी जो वही आपको भी मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी के लिए एक अलग प्रावधान बनाएगा, ठीक। आइए आगे देखते हैं, 15 अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। आपको समझ में आए तो लाइक जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 15, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि पहले लोग बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे। धर्म हुआ, नस्ल हुआ, जाति हुई, सबके आधार पर भेदभाव किया करते थे। लेकिन हमें एक ऐसा मौलिक अधिकार मिला है कि हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। अब मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल दूंगा और आप कभी भूले ना शायद, और आपको हमेशा याद रहे कि अगर कोई व्यक्ति स्कूल खुला है, कोई स्कूल खुला है, जैसे स्कूल में आप गए होंगे, कोई स्कूल खुला है उसमें सारे धर्म के हैं। ऐसा नहीं है कोई स्कूल खुलेगा जिसमें कि केवल हिंदू ही पढ़ सकते हैं या तो केवल मुसलमान ही पढ़ सकते हैं। जहां शिक्षा दी जाएगी सबको, एक ना धर्म देखा जाएगा, ना नस्ल देखी जाएगी, ना जात देखी जाएगी। कोई भी अगर ऐसा करता है तो वो एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन करता है, जिसके जरिए हम अनुच्छेद 32 के तहत, जिसको हम कहते हैं छठवां भाग, मौलिक अधिकार के मूल अधिकार के 6वें भाग में जाकर हम देखिए 6वें भाग में हम जाएंगे। हमारे मौलिक अधिकारों का उपचार दिया हुआ है। मौलिक अधिकारों का उपचार मतलब कि हम उच्चतम न्यायालय में जाके याचिका दायर कर सकते हैं और उसको कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान भी दिया गया है, ठीक है। तो अगर हमारे मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है तो, ठीक है। जिस चीज का मैंने एग्जाम्पल दिया है वो शायद हर कोई स्कूल में गया होगा, हर कोई स्कूल में पढ़ा होगा। तो मैं एक आपको समझाने का तरीका था कि अनुच्छेद 15 क्या है, कि हाँ, धर्म नस्ल कोई भी कहीं भी धर्म नस्ल के आधार पे हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, 16। आगे दिया है 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ठीक है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ लोक नियोजन के, जैसे सरकारी नौकरी, मैंने एक एग्जाम्पल थोड़ी सा पहले भी दे रखा हूँ इसके लिए, वो ऊपर वाले के लिए, लेकिन वही एक एग्जांपल मैं आपको और दूंगा। आप ग्रुप डी के नौकरी पा गए, ठीक है। आप ग्रुप डी की नौकरी आपको मिल गई। समानता मैं बता रहा हूं कि लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों में पद के लिए कि जिसका पद जो है वही निर्धारित करेगा। कोई किसी के लिए, अगर आप निम्न वर्ग के हो या तो आप किसी निम्न कास्ट के हो या तो आप कोई साधारण व्यक्ति, कोई दूसरे व्यक्ति हो, आप ग्रुप डी की जॉब पाते हो और आप एक क्लर्क के रूप में, मान लो अगर आप एक क्लर्क के रूप में हो, कोई दूसरा बंदा भी एक क्लर्क के रूप में है, तो दोनों लोगों के लिए समानता रहेगी। ये नहीं है कि उनका पद क्लर्क है, आपका पद क्लर्क है तो उनको कुछ अलग सैलरी मिलेगी, अगर दोनों लोग साथ गए हैं तो उनको कुछ अलग सैलरी मिलेगी, आपको कुछ अलग सैलरी मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। अगर दोनों लोग साथ गए हैं तो दोनों लोगों को एक समान सैलरी मिलेगी। ये तो देख लीजिए एकदम नॉर्मल है, किसी भी जॉब में गए, मान लीजिए आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं, कोई बंदा और इनकम टैक्स ऑफिसर आपके साथ बनता है, कोई आरक्षण लेके निम्न वर्ग का है, गरीब व्यक्ति का है, पिछड़ा वर्ग का है, तो वो भी अगर मेहनत करके पढ़ता है और उसके पास हो सकता है उतना पैसा ना हो, अगर वो मेहनत करके पढ़ता है वो भी जाता है, और एक बंदा जो रिच घर का है वो भी जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उसको ज्यादा सैलरी मिलेगी आपको कम मिलेगी, दोनों लोगों के लिए समानता दी गई। अगर ऐसा होता ही नहीं है और ना ऐसा होगा तो क्या होगा, पद के लिए हनन होगा। और इसके लिए हम क्या कहा जा सकते हैं, मैंने बताया था अभी, ये अनुच्छेद 32 के तहत हम उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, आप सबका मेरे समझ से इतने में तो क्लियर हो ही गया होगा, 16 तो क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं मेन, ये है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मीन्स, मैं आपको इसके थोड़ी डीप में जाके समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे पहले के लोग क्या किया करते थे कि कोई निम्न वर्ग का आदमी आता था घर में तो उसको बैठाते नहीं थे,
जो थोड़ी अपर कास्ट के होते थे वो लोअर कास्ट को एकदम तुच्छ नज़र से देखते थे। हालांकि ये सबसे बड़ी समाज की सबसे बड़ी अराजक तत्व है, जिसको कि हर वक्त हर किसी को सोचना चाहिए कि ये मिट जाना चाहिए और सबको एक समान देखना चाहिए। लेकिन ये क्या किया गया है, मौलिक अधिकार के रूप में है कि कोई किसी को मंदिर में जाने से नहीं रोक सकता, कोई किसी को कहीं पे नहीं जाने से रोक सकता। आप या तो कोई व्यक्ति हुआ, ये देखिए ये सीरियस टॉपिक है, क्योंकि छुआछूत जो है समाज की सबसे घिनौनी चीज जिसको कहते हैं हम उसको छुआछूत कहते हैं। ठीक, तो आप या तो कोई भी व्यक्ति हो ऐसा कार्य न करे और हर व्यक्ति को रोके, क्योंकि ये कानूनी रूप से भी अपराध है और ये हमारा मौलिक अधिकार भी है। कोई हमारे साथ ऐसा करता है तो हम उच्चतम न्यायालय में जाके याचिका दायर करके उसको कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान दिया गया है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 18 के तहत क्या दिया गया है, उपाधियों का अंत, सेना या विधि, भारत रत्न, पद्म विभूषण। जैसे मैंने थोड़ी सा एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है कि उपाधियों का अंत, लिखा है कि उपाधियों का अंत समझ रहे हैं कि राज्य जो है, राज्य आपका राज्य, जैसे आप गुजरात में रह रहे हो या तो यूपी में रह रहे हो तो ऐसा नहीं, राज्य द्वारा जो है वो विधि और सेना को ही सम्मानित कर सकते हैं और किसी सम्मान से नहीं, और कोई सम्मान मतलब पुरस्कार नहीं दिया जा सकता। जैसे कि आपके बारे में मैं बता रहा हूँ, सम्मानजनक कोई और विधियां नहीं दे सकते। जैसे सम्मान के लिए नजर से कौन कौन से रत्न हैं, तो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है और परमवीर चक्र है। भाई मैं एक इसमें इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो कि हमेशा पेपर में आते भी हैं कि अगर मान लीजिए आप किसी बाहर देश में जाते हो, ठीक है, बाहर देश में जाते हो, आपको कोई प्राइज दी जाती है, तो क्या आप ले सकते हो? ना, बिल्कुल नहीं ले सकते। किसकी अनुमति के बिना नहीं ले सकते? राष्ट्रपति के अनुमति के बिना आप अगर बाहर जाते हो तो आप उनकी बिना अनुमति के नहीं ले सकते। ठीक है, एकदम जहन में बैठा लो कि अगर आप कहीं बाहर देश में गए, अगर आपको कोई सम्मान या पुरस्कार मिल रहा है तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के आप उस सम्मान को नहीं ले सकते। ठीक, ये हो गया 18 उपाधि का अंत, या तो सेना या विधि के विरुद्ध। ठीक है, तो आगे देखते हैं, हम आ गए स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। देखिए मैं पढ़ाने को तो 19 से 22 तक आज ही क्लियर कर सकता था, दो जल्दी बोल के और जल्दी उसके बारे में डिटेलिंग दे के आपको समझा सकता था, लेकिन मैं सोचा कि आपके लिए लाऊं तो विस्तार के तहत लाऊं, आपको जितना समझाऊं वही है, जितना खाएं उतना पचाएं। ठीक है, ये वाली हालत है ना, तो जितना मैं लाया हूं उतने से आपको इतना सिखा दूंगा कि आप यहां से जाओगे तो खाली हाथ नहीं जाओगे। ठीक है, और जो पढ़े हुए हैं उनका रिवाइज होगा, वो समय दे के देखें, अगर नहीं कुछ मिलता है यहाँ से तो फिर उसके बाद आप हमसे बताएं, और जो कमियां हैं वीडियो में कमेंट में जरूर बताएं हमें। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णन किया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप समझ सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही होगी। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए होगी क्योंकि आप स्वतंत्रता जो कही जाती है वो किसको कही जाती है, वो उसका पहला अनुच्छेद मैं आज आपको बताऊंगा संविधान में क्या हमारी स्वतंत्रता है। अभी तक तो मैंने इक्वेलिटी के बारे में बताया, बराबरी के बारे में बताया, लेकिन अब मैं बताऊंगा स्वतंत्रता हमारी क्या है, क्या हमारी स्वतंत्रता है। आइए देखते हैं। ये देखिए, जैसे कि अनुच्छेद 19 में 6 तरह के स्वतंत्रता का अधिकार, 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। मैं हो सकता है कि आपको एक ही दो बता के 19-20 तक 20 में भी बता सकता था, लेकिन मैं सोचा कि इसको आपको ऐसा समझाऊं कि आपके जहन में बैठ जाए और आप कभी न भूलें। ठीक है, आइए देखते हैं। 19A में दिया गया है बोलने की स्वतंत्रता। हमारे भाई आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हो 90% लोगों को आज ये नहीं पता होगा, मुझे ऐसा लगता है, अगर पता हो तो धन्य भाव, कि 19A के तहत हमें बोलने का अधिकार है, जिसको प्रेस की स्वतंत्रता भी कहते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता किस चीज से मिलती है, तो इसी अनुच्छेद के जरिए प्रेस की स्वतंत्रता, जो प्रेस वाले जाके बोलते हैं उनके बोलने का अधिकार, या तो किसी व्यक्ति के बोलने का अधिकार जो है वो दिया गया है।
19A में आप ध्यान में रखिए 19A क्या है। 19A स्वतंत्रता का अधिकार में पहला 19A ही जो दिया है वो दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हमें बोलने की स्वतंत्रता है। दूसरा क्या दिया गया है, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। मतलब कि आप कहीं पे भी जाके सभा बना सकते हैं और कहीं पे भी जाके एक सभा एक गुट बना के अपना जो है अपनी मांगे रख सकते हो, कहीं पे भी एक गुट बना सकते, लेकिन बिना हथियारों के। अगर हथियार लिए बच्चा, अगर हथियार लिए तो मैं आपको आईपीसी बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। आईपीसी 144 जो वो कहता है कि हथियारों के साथ एक जगह आप गुट बना के नहीं रह सकते हो, ये अपराध होगा। ठीक है, उसके लिए कम से कम आपको 2 साल की सजा का भी प्रावधान है। तो आप ये जहन में बैठा कर रखिएगा। और सीआरपीसी 144 जो कि आपको घर में रहने के लिए कहता है, और जो है आईपीसी 144 मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा क्या 144 आईपीसी होता है और क्या सीआरपीसी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमें एकत्रित हो सकते हैं, सभा बना सकते हैं और कहीं पे भी एक गुट बनाकर हम अपनी मांगों को रख सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा ही होगा, लोग धरने पे बैठ जाते हैं तो वो गुट बना के एक जगह हमें स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अनुसार दी गई है, तो 19B के अनुसार दी गई। ध्यान में रखिएगा, जहन में बैठा कर रखिएगा। 19C के तहत क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की, संगठन बनाने की। जैसे कि आप बड़े बड़े संगठनों का नाम सुने होंगे, चाहे वो आप समझ लीजिए कि हिंदू युवा वाहिनी सेना का, चाहे वो बड़े बड़े संगठनों का आपने नाम जितना समझ लीजिए संगठन बनता है, वो उसकी आज़ादी हमें किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, हमारा क्या मौलिक अधिकार है कि हम ये काम कर सकते हैं, तो हमें कोई रोक नहीं सकता। तो वो है कि 19C के तहत आता है कि संगठन बना सकते हैं, लेकिन हाँ वो सरकार के विरुद्ध ना हो, वरना आईपीसी में चैप्टर का भी प्रावधान है। मैं पढ़ाऊंगा आपको आईपीसी भी, बस आप मेरा थोड़ी सा सपोर्ट करिएगा, एक एक चीज बताऊंगा आपको यहाँ से। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। मतलब कि आप भारतवर्ष में रह रहे हैं तो आप किसी भी भारतवर्ष, मान लीजिए ये भारतवर्ष है, तो आप भारतवर्ष के किसी भी कोने में जा सकते हैं अगर आप भारत के वासी हैं, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो। क्योंकि आप जब पैदा होते हैं तभी आपको मौलिक अधिकार आपको मिल जाता है, जिसके जरिए आप कहीं पे भी आना जाना, किसी की रोक टोक, बिना रोक टोक के आप आ जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको स्वतंत्रता देश के किसी भी आवागमन के लिए दी गई है। ठीक है, आइए ई की तरफ बढ़ते हैं। देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। देश के किसी भी क्षेत्र में बच्चों, ई क्या है, 19E देश के किसी भी क्षेत्र में। पहले देखिए दिया गया था अपवाद के रूप में कौन सा दिया गया था, थोड़ी सोचिए, जम्मू कश्मीर जो 5 अगस्त 2019 को, उसको भी हटाकर अब आप किसी भी राज्य में जाके निवास कर सकते हैं। जैसे कि नागरिकता लेने की हमारी स्वतंत्रता है। संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में है, दिया गया है कि आप कहाँ के नागरिक बन सकते हैं, देश के नागरिक बन सकते हैं, रहने का क्या प्रावधान है, उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी पहले मैं मौलिक अधिकार लाया हूं तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप कहीं पे भी जाके निवास कर सकते हैं। ठीक है, अपवाद के रूप में था जम्मू कश्मीर। ये देखिए, ये क्वेश्चन अब बनेगा। अभी देखिए कोई पेपर तो हुआ नहीं है, लेकिन ये बनेगा 5 अगस्त 2019 को। आप जाके देखिएगा, 100% बनेगा, कोई भी आप एग्जाम देते हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आइए, अब आप लोग सोच रहे होंगे एफ कहाँ गया भाई, एफ ही तो था जिसके तहत 44वां संविधान संशोधन हुआ। और 1978 में, कब, 1978 में जो है इसको हटा के 19F को हटा के किस में रखा गया, 19F जिसको हम क कहते हैं, 19F को क कहते हैं। क को ए मत समझिएगा, पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल बताया है कि क्या कहते हैं इसको। ठीक है, तो देखिएगा अगर समय हो आपके पास तो 1978 में क्या किया गया था, इसको 300 ए में ले आके रख दिया गया था अनुच्छेद। ठीक है,
अनुच्छेद में रख दिया गया था। ठीक है, नोट करते जाइएगा, एक कुछ भी छोड़िएगा नहीं, नोट करिएगा। एक एक समझ लीजिए फैक्ट है कि आप एग्जाम में आना तय है, समझ लीजिए कोई बाहर से नहीं जाएगा। ये आ भी चुका है, मैं बता भी चुका हूँ कि ये जो 300A है ये रेलवे के एग्जाम में आ चुका है। और ये अनुच्छेद 19 भी है कि कौन सा हटाया गया, तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। पहले 7 मौलिक अधिकार थे हमारे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आ गया जी, कोई भी व्यक्ति व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता रखता है। कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी जाके, अपने देश में कहीं पे भी जाके जीविका चलाने की, मतलब कि कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता रखता है। कि मैं अगर यहाँ एक सपोज करिए, एक छोटी सी बात बताऊंगा, यहाँ मैं मजदूरी कर रहा हूँ तो मैं किसी और राज्य में भी जाके मजदूरी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो किसी और राज्य में, भारत देश के किसी भी राज्य में जाके मुझे स्वतंत्र मौलिक अधिकार है ये मेरा कि मैं किसी भी राज्य में इसी प्रकार पढ़ा सकता हूँ और आपको शिक्षा प्रदान कर सकता हूँ। इसी के साथ मेरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। ये शुरुआती दौर है, अगर आप हाथ बढ़ाएंगे तो मैं हाथ पकड़ के आपको आसमान तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा खुश रहें और घर में रहें और सुरक्षित रहें और मास्क हमेशा लगा के निकले। अपने परिवार की रक्षा करें, खुद की रक्षा करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।